जोहार जोहार फुलोगी। जोहार पर तुदा। तो बताओ कैसे नहीं रहो रे? सब बढ़िया है, लेकिन एखन जाड़ तो बढ़ाए लागल है, बहुत ज्यादा एकदम ठंडा हो एकदम जात है सही एकदम कहती। मौसम। जाड़ के मौसम में हमरे कर किसान भाई मन कर खेती बाड़ी का हाल चाल हुई और पशुधन कर का हाल चाल हुई। हाल चाल तो हमके बुझाए थे एखन ठीक नहीं है होवी काले की सब तो जाड़ से ठिठुरे लागल है। एकदम सही कहती। तो चलो किसान भाई मन रावरी मन के हमरे करी खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो हमरे जानी ले सबसे पहले देश दुनिया कर तमाम तरह कर खेती बाड़ी कर बारे में जानकारी हासिल करी रहे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। समय के अनुसार उचित मात्रा में गेहूं के बीजों की बुआई कर बेहतर उत्पादन पाएं। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है बर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का बर्मी कंपोस्ट की प्रति यूनिट के निर्माण की लागत का खर्च 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही बर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति पक्का बर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 3000 और HDPI बर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण खर्च की 50% राशि लाभुकों को देने का प्रावधान है। किसान भाई बर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार विगत 15 अक्टूबर से गेहूं लगाने का समय शुरू हो चुका है और दिसंबर के अंत तक गेहूं की बुआई की जा सकती है। किस गेहूं की बुआई कब और कितनी मात्रा में बीजों की बुआई की जाए ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो, आइए लेते हैं इसकी जानकारी कृषि विशेषज्ञ से। अभी गेहूं लगाने का मौसम आ रहा है। सही समय पर अगर गेहूं की बुआई करते हैं, सही समय करने का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से लेकर के पूरे नवंबर तक है। और अगर विलम्ब से बुआई करते हैं तो उसके लिए आप 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसका बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा अगर समय से बुआई करते हैं तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर दिसंबर में बुआई करते हैं तो इसका जो बीज का मात्रा है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। जो किसान भाई इस समय बैगन लगाना चाहते हैं, वे खेत की अच्छी तैयारी करके बैगन के उन्नत प्रभेदों के बीजों की बुआई करें। स्वर्णमणि, स्वर्णश्री, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली बैंगन के उन्नत प्रभेदों में अच्छी मानी जाती है और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित भी है। स्वर्णमणि, स्वर्णश्री, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली ये प्रभेद हैं बैंगन के। इसकी पिछात बुआई के लिए बीज गिराने का उचित समय नवंबर से लेकर जनवरी तक है और बिचड़ों की रोपाई दिसंबर से फरवरी माह तक कर सकते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैंगन की उपज प्राप्त की जा सकती है। बैंगन की उन्नत किस्में हैं स्वर्ण मणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली। इसकी खेती अभी करें और खेत में लगाने से पहले बेविस्टिन के घोल में 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के उसको उपचारित करके लगाएं, पैदावार अच्छी होगी। ठंड के मौसम में बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना रहती है, जैसे निमोनिया, PPR रोग इत्यादि। बकरियों के रहन सहन में परिवर्तन कर इन बीमारियों के लगने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। ठंड के मौसम में बकरियों का रखरखाव किस प्रकार करें, बता रहे हैं पशु विशेषज्ञ। किसान भाई जो बकरी पालक है, खासकर हमारे झारखंड में बहुत अधिक किसान भाई जो हैं जो बकरी पालन करते हैं, तो बकरियों को भी ठंड से बचाने के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि बकरी घर जो है सो, चूँकि बकरियां जो हैं अगर ज़मीन पे रख रहे हैं तो उनका जो मूत्र है, पेशाब जो कर रही है बकरी, तो उससे ज़मीन भीग जाता है।
अगर वो ज़मीन में बोरा भी डालते हैं या जूट का कोई ये डालते हैं तो वो भी बेहतर है कि अगर वो ज़मीन में जूट का बोरा डालें, उसके ऊपर बकरियों को रखने के लिए दें। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। जो श्री विधि है उसका हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री विधि के विधि से खेती करने से यह निश्चित है कि अगर समय पर किया जाए, समय पर खाद पानी गोबर दिया जाए तो अच्छी मात्रा में धान होती है। श्री विधि तो यूँ तो हाइब्रिड अच्छा होता है, क्योंकि अगर समय पर हाइब्रिड का बीज नहीं मिलने से हम लोग देसी बीज का भी श्री विधि के तरीके से खेती करते हैं, उसमें भी अच्छा ही उपज आता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें कमोबेश नरमी का ही रुख रहा। उधर सब्जी मंडियों में चली आ रही तेजी जारी है। हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी की संभावना है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बापर तो दा इतना बढ़िया एकदम घर बैठले सब कृषि कर बारे में जानकारी मिल गया और साथ ही मंडी कर भाव कर बारे में भी जानकारी मिल गया। साग सब्जी कर का भाव चलत है और साथे साथे मौसम का हाल चाल भी पता चल गया। जी बिल्कुल। तो इससे फूलो दी हमरे के पास तो जानकारी और भी होगी। जानकारी तो बहुत है परतुदार, लेकिन एखन जैसे एखन कहली कर से पहले कि जाड़ कर मौसम आ गया है और सब एकदम पशुधन मन भी परेशान है, आदमी भी परेशान है और बहुत मने परेशानी कर भी सामना खेती बाड़ी में भी थोड़ा नुकसान भी होता है। जी बिल्कुल। तो चलो इस सब तो जानकारी लेवा, लेकिन ओकर से पहले लेवे कुछ छोटे कौन विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और परतुदा एखन कहली हम कि एखन जाड़ कर मौसम आ गया, खैर जाड़ से सब परेशान है, पशुधन आदमी सब कोई। तो एखन जाड़ कर मौसम में बकरी मन कर का हाल चाल हुई? एकदम सही बात के बोल ली एकदम। काले की देखो पशुधन तो हमरे कर किसान भाई मन पाले ना जी बिल्कुल, लेकिन उकर ध्यान खास करके जाड़ कर मौसम में उकर ध्यान बहुत ज्यादा रखे चाहिए और खास कर बकरी कर। हाँ। तो ई जाड़ कर मौसम में काले ने ये जानकारी देवा कि बकरी कर देखभाल कैसे करल जाए और साथ ही कैसे कैसे उगर खाए पिए कर सब चीज कर मन व्यवस्था कैसे होवे के चाहिए, एकदम तमाम तरह कर जे होवेला ओकर जानकारी से कर में विस्तार से ले लो जानकारी तो ठीक है। बहुत बढ़िया रहे। तो चलो किसान भाई मन हमारे विशेषज्ञ ठिन जाइला और जानी लाई जानकारी। हमारे कर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का विषय हमने चुना है कि जाड़े के मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जाड़े के मौसम में बकरियों की देखभाल, सही देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करें? जाड़े के मौसम में किसान भाइयों के लिए बकरी का पालन और उसकी देखभाल करना परम आवश्यक है। खास करके हम लोग जानते हैं कि बकरियों को ठंडा मौसम और बरसात का मौसम, ये दोनों मौसम उसके लिए प्रतिकूल मौसम रहता है, वह उसमें आराम महसूस नहीं करती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि उसको जितना हो सके आरामदायक रहने की जगह दे सके, सूखा जगह दे सकें। और जहाँ पे बकरी को हम लोग बांधते हैं, जिस जगह पे सारी रात बकरी रहती है, उस जगह का व्यवस्था ऐसा हो, किसान ऐसा व्यवस्था वहाँ करें ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सूखा रहे और मौसम में थोड़ी गर्माहट रहे। क्योंकि ठंडी हवाएं जो बहती हैं जाड़े के दिनों में, उसमें खास करके जो नए पशु हैं, नए बकरी के बच्चे हैं, उसमें रोग बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घने आबादी में बकरियों को एक जगह न रखें और जो जहाँ पे बांधते हैं उस जगह की साफ़ सफाई और सूखा रखने का प्रयास करें। बकरियों के घर में एक मचान दें ताकि वो मचान पे किसी तरह का पेशाब वगैरह वो करती हैं तो नीचे चला जाए और सूखा रहे। तो इसका बहुत ही अच्छा महत्व है, मचान दें। और दूसरा है कि जो ज़मीन है, ज़मीन में मिट्टी वाला ज़मीन अधिकतर किसानों के यहाँ है, तो उसमें भी कोशिश करें कि ज़मीन को भी मिट्टी में बालू, धान का जो छिलका है और गोबर, ये सारी सामग्रियों को मिलाकर उसका ज़मीन तैयार करें ताकि ज़मीन से जो ठंडा मिट्टी होने की वजह से जो नमी और ठंडक रहती है उसको कम किया जा सके और पानी सोख ले ज़मीन और नीचे जाने से उसको अच्छा प्रबंधन, घर का प्रबंधन करके हम लोग बकरियों को अच्छा से रख सकते हैं और ठंडा में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उससे बचाया जा सकता है। दूसरी बात है उसके भोजन का। बकरी को देखा जाता है कि जाड़े के मौसम में खास करके जब चराने बकरी पशुपालक ले जाते हैं तो ऐसे में उसको चराने का समय काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि सुबह 9 बजे तक ज़मीन में घास में ओस रहता है, पत्तों पर ओस रहता है, तो वो गीला चरागाह में वो चरना पसंद नहीं करती है। तो देर से उनका चरने का प्रक्रिया शुरू होता है और शाम जल्दी ढलती है और किसान देखा जाता है कि 3-4 बजे तक उसको घर ले आते हैं। तो ऐसे में जो चरने का जो समय है वो भी कम हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जो चारागाह में जो पत्ते उपलब्ध हैं, जो घास उपलब्ध हैं, वो भी सूखे और बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माने पुराने पत्ते हो जाते हैं। उसमें रसीलापन कम हो जाता है और उसमें
पाचन योग्यता भी कम हो जाती है। तो ऐसे में देखा गया है कि उसमें भोजन में भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो किसानों को ये सलाह मैं दूंगा कि उनको खाने के लिए अतिरिक्त प्रबंधन अवश्य करें। हो सके तो जाड़े में किसी के पास अगर सिंचाई की सुविधा हो तो थोड़ा बहुत चारा वगैरह लगा सकते हैं, दलहनी चारा, ताकि वो खा के जो कमी हो रही है उसको वो पूरा कर सके। और प्रति वयस्क बकरी 250 से 300 ग्राम दाना मिश्रण, जिसमें कि वो बहुत ही सुपाच्य होता है, चना का छिलका हुआ, गेहूं का चोकर हुआ और मकई का दर्रा, ये तीनों मिलाकर और साथ में कुछ विटामिन और मिनरल जो खनिज लवण मिश्रण है उसको प्रति बकरी 1 से 2 ग्राम मिक्स कर लें और खाना उसको रोज़ाना खिलाएं अतिरिक्त दाना के रूप में। तो उनका जो शरीर गिरता है जाड़े के समय में चरने के अभाव में, संतुलित भोजन के अभाव में, वो भी उससे भी वो ठीक कर सकते हैं प्रबंधन करके और इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा है कि जो मई जून महीने में जो बकरियां गर्म होती हैं और पाल खाती हैं, वो अधिकतर देखा गया है कि नवंबर अक्टूबर 15 के बाद उनमें बच्चा होना शुरू होता है। और जैसे जैसे जाड़ा का समय, जैसे जैसे जाड़ा का प्रवेश होता है, सुबह के समय और शाम के समय जो काफ़ी ठंडक होती है, तो छोटे नवजात बच्चों में सांस संबंधित बीमारी, जिसे हम लोग निमोनिया कहते हैं, काफ़ी जानलेवा बीमारी है। इससे भी बचाने के लिए हमने छोटे नवजात बच्चों को ठंडे से बचाने का प्रयास करें। हो सके तो उनको बोरा का जैकेट हो या कंबल का जैकेट जैसा बना के उनको छाती कम से कम गर्म रखने का किसान प्रबंधन करें, तो बच्चे में मृत्यु दर भी वो लोग कम कर सकते हैं। तो इन बातों पे अगर विशेष ध्यान दें, ठंडे के मौसम में खाने में, उसके रख रखाव में और छोटे बच्चों के प्रबंधन में, तो काफ़ी सारी समस्याएं दूर होंगी। और एक चीज़ मैंने और देखा है जो खास करके जाड़े में अधिकतर देखा गया है कि उनके शरीर में जो ढील होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जाड़े के मौसम में। कमजोरी भी एक कारण है, उसके वजह से भी ये ज़्यादा होता है। और खरपतवार से भी वो आते हैं, अन्य पशुओं से आते हैं। तो ये जो ढील है, उकुन जिसको किलनी बोलते हैं, इससे भी बचाने के लिए घरेलू उपचार में वो लोग नीम और करंज तेल का मिश्रण बना के साथ में उसमें कपूर मिला के, आरती वाला कपूर, और उसको हर दिन एक दिन बीच करके वो लोग अगर लगाते हैं शरीर में, तो जो चीचड़ वगैरह हैं या ढील वगैरह है, उकुन पोका है, इसको उससे दूर कर सकते हैं। तो रोगों में मैंने कहा कि एक तो बाह्य परजीवी, जिसको करंज, नीम और कपूर के तेल से वो नियंत्रित कर सकते हैं। अंतः परजीवी, बरसात के बाद अगर वो कोई अंतः परजीवी के लिए कोई उपाय नहीं अपनाए हों, तो अंतः परजीवी के लिए कोई भी कृमि नाशक दवा, जैसे कि पाइपेराजिन दवा है या फेनबेंडाजोल दवा है, इस तरह के दवाओं का अपने बकरियों में प्रयोग करें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। अगर किसान प्रबंधन पे विशेष ध्यान दें जाड़े के समय में, तो ऐसा कोई विशेष बीमारी नहीं है। जो भी बीमारी है ठंडा और उस मौसम के ही आधार पे ही आता है। तो प्रबंधन पे विशेष जोर दें और ये अंतः और बाह्य परजीवी के लिए ध्यान दें। हाँ, ये मैं आमतौर पे बकरी पालकों को बोलता हूँ कि अगर वह किसान पीपीआर वैक्सीनेशन अपने बकरी में नहीं कराए हों कभी भी, तो पीपीआर वैक्सीनेशन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। 4 महीने से ऊपर के अपने बकरी के बच्चों को पीपीआर का टीकाकरण अवश्य करवा लें। देखा जाता है कि यह एक बार टीका पड़ने से 3 साल तक सुरक्षा देती है। कोई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जन्मांतर के लिए भी सुरक्षा देती है। तो पीपीआर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, इनसे भी बकरियों को काफ़ी क्षति से आप बचा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने जाड़े के मौसम में बकरियों की देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इनके सुझाव के अनुसार बकरियों की देखभाल करें तो आपका बकरी जो है मृत्यु दर घटेगा और बकरी अधिक होगी, बच्चे भी स्वच्छ होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखो परतुदा, कितना अच्छा जानकारी मिल गया और जिकर से फायदा भी होई हमरे के किसान भाई। जरूर जरूर। तो परतुदा, धान तो अब कटे लागल है। बिल्कुल। और धान माने कट के अब खेत भी खाली हो जाए। खेत खाली होई तो ओकर बाद किसान माने का करबे, है ने? एकदम जरूरी, एकदम बहुत बड़ा मायने रखेला ई बात की जगह। तो कि हमरे चलो जानकारी देला हमरे के किसान भाई मन धान कर कटनी करल बादे खेत कर उपयोग रबी मौसम में खेत कर उपयोग कैसे करबे
और उकर संगे संगे बीज कर चुनाव भी किसे करबे इकर बारे में हमरे जानकारी देवत थी हमरे के किसान भाई मन के। जी बिल्कुल, ओकर बाद धान माने खेत कर का प्रयोग करबे, कौन सा फसल लगाबे जेकर से कि खेत खाली नहीं रहे, माने लगातार खेती चलते रहे और मुनाफा भी हमरे के किसान भाई मन के मिलते रहे। जी बिल्कुल। तो चलो यह सब कर जानकारी हमरे हासिल करेला हमरे के विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान कटने के बाद रबी के मौसम में आप अपने खेतों का प्रयोग किस प्रकार कर पाएंगे, और इस विषय पर जानकारी देंगे हमें डॉक्टर किरण सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। डॉक्टर किरण जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी जैसे धान कटने का समय आ गया है, उसके बाद हमारे किसान रबी के मौसम में अपने खेतों का किस प्रकार तैयार करेंगे और किन किन फसलों का वो चयन करके उसे लगा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई अभी धान उनके खेतों में लगा हुआ है, टाँड़ में भी धान लगा हुआ है, उनके दोन में भी धान लगा हुआ है, और मध्यम ज़मीन जो है उसमें भी धान लगा हुआ है। और ये तीनों जो ज़मीन है इसमें धान कटने का जो समय होता है वो अलग अलग है। और अभी का जो मौसम है इसमें टाँड़ का धान लगभग तैयार हो गया है, जो अगले 10 दिनों में कट के वो उनके खलिहान में चला जाएगा, और टाँड़ का जो ज़मीन है ये इनका खाली हो जाएगा। किसान भाइयों से को हम बताना चाहेंगे कि जो टाँड़ की ज़मीन है उसमें किसान भाई धान कटने के बाद जो सितंबर की बारिश हुई है, अंतिम सप्ताह की बारिश हुई है, या फिर अभी जो बारिश होगी, इसका फ़ायदा उठाने के लिए टाँड़ की ज़मीन में वो ज़रूर फसल लगाएं, उसको खाली ना छोड़ें। और उसके लिए वो तोरी की खेती करें। तोरी का जो फसल होता है वो कम दिनों का है, तोरियां लगाएं, सरसों लगाएं। साथ में जहाँ पे ही सिंचाई का साधन उपलब्ध है वहाँ पे वो सब्जी की खेती करें। और सब्जी में की खेती में किसान भाई ये ध्यान में रखें कि सब्जी की खेती जो आगाद सब्जी होती है वो जब बाज़ार में पहुँचती है तो बहुत ही अच्छा मूल्य किसान भाइयों को मिलता है। इसलिए किसान भाई कोशिश करें कि मटर की जो अच्छी किस्म उपलब्ध हैं, जो आगाद के हो सकते हैं, उसकी वो आगाद खेती करें। साथ में आलू की खेती के लिए भी उनका जो मध्यम ज़मीन है, जब धान कटने के बाद खाली हो जाएगा तो ये मध्यम ज़मीन में आलू की खेती, आलू के साथ साथ वो मेड़ में सरसों लगा सकते हैं। वो आलू के फसल को भी फ़ायदा करता है, उसको कीड़े मकोड़े से भी बचाता है। साथ में जब वो मिश्रित खेती करते हैं किसान भाई तो उनको आमदनी की एक निश्चितता बनी रहती है। और किसान भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा कि खेत की तैयारी करते समय वो ध्यान में रखें कि सरफेस का जो नमी होता है, ऊपर का जो नमी होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त्म ना हो। और इस कड़ी में किसान भाई मध्यम ज़मीन में जहाँ पे आपको खेतों में नमी दिख रही है, तो धान कटने के बाद एक मिनिमम टिलेज के सिद्धांत पे आप गेहूं की खेती, सतही बुनाई करें और गेहूं की खेती करें। उसमें श्रम भी कम लगता है। सिंचाई अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो आप उसमें 2 सिंचाई करके भी गेहूं की खेती कर सकते हैं। उसकी भी कुछ किस्में हैं, जैसे C306 है, ये काफ़ी कम पानी में हो जाता है। ठीक उसी तरह है HUW 243 है, गेहूं की एक किस्म है। ये भी इसको भी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरह अगर आपके पास सिंचाई की निश्चितता है और गेहूं की खेती अच्छे से कर रहे हैं तो मध्यम ज़मीन में किसान भाई आप के 2197 एक किस्म है, ये बहुत अच्छा इसका उत्पादन होता है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो किसान भाई गेहूं की खेती करें। जो दोन है, दोन में क्या होता है कि बारिश के बाद जब धान कटेगा तो तुरंत उसमें से पानी हटता नहीं है। तो वैसे में किसान भाई क्या करें कि अभी धान कटने से पहले वो पैरा क्रॉप के रूप में वो छोटा मटर आता है, तो छोटा मटर की बुनाई कर दें। तीसी की बुनाई कर सकते हैं किसान भाई, छोटा चना की भी बुनाई कर सकते हैं। जो अभी धान लगा हुआ है तो उसमें जब वो छींट देंगे तो जब तक धान काटेंगे तब तक इसका अंकुरन होने का अवस्था आ जाता है। और इस तरह से जो उपलब्ध मॉइस्चर है उसका एक सही उपयोग भी होता है, और साथ में ज़मीन का जो एक फसल तीव्रता है वो भी बढ़ोतरी होगा और किसान भाइयों को एक निश्चित आय भी मिलेगा।
हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारे किसान भाई जो सब्जी की खेती करेंगे वो सब्जी की खेती करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? किसान भाई सब्जी की खेती आप जहाँ वहीं करते हैं जहाँ पे आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों का जब वो फसल का चयन करें, सब्जियों का चयन करें, तो वैसे सब्जी का चयन करें जिसका कि एक मार्केट बाज़ार उपलब्ध है, लोकल बाज़ार उपलब्ध है। दूसरा उसमें जब वो किस्म का चयन करते हैं तो वैसे किस्मों का चयन करें कि आप वो छोटे समय के लिए हो, छोटे अंतराल का हो। और छोटे अंतराल में करने से क्या होगा कि उनके लिए वो जो प्लॉट होता है, ज़मीन होता है, वो फिर तीसरे फसल के लिए खाली मिलता है और जिसमें गर्मा में भी खेती की जा सकती है। दूसरी जो बात है किसान भाई की सब्जी की खेती जब आप कर रहे हैं तो सब्जी में देखा गया है कि जो कीट का प्रकोप है, बीमारी का प्रकोप है, उसमें किसान भाइयों को लागत ज़्यादा आती है। तो उससे बचने के लिए आप किसान भाई बीज उपचार पद्धति ज़रूर अपनाएं। और बीज उपचार पद्धति में आप सब्जी की जो खेती करें, चाहे वो आलू हो, मटर हो या फिर टमाटर हो, उसमें बीज को उपचारित करने के बाद ही आप लगाएं। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो है पौधशाला प्रबंधन पे। पौधशाला प्रबंधन में ये आता है कि पौधशाला में जब आप पौधे तैयार करते हैं तो वहाँ पे जितना स्वस्थ तरीके से आप पौधे तैयार करेंगे उतना स्वस्थ पौधा होगा और उतना कम लागत आएगा आपको सब्जी की खेती में। तो पौधशाला का ध्यान किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पौधशाला में वो की मिट्टी जब तैयार करते हैं तो उसमें गोबर ज़रूर दें, सड़ा हुआ गोबर दें, ताज़ा गोबर ना दें। और साथ में अगर ये नीम की खल्ली अगर आपके पास उपलब्ध है तो नीम की खल्ली भी मिलाएं, इससे कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम रहेगा। और सबसे अच्छा अभी एक सस्ता एक तकनीक है कि आप जब बिचड़ा डालते हैं तो बिचड़ा डालने के बाद जो पौधशाला है उसमें आप पॉली टनल बना दें। पॉली टनल आप बांस से भी बना सकते हैं या फिर लोहे से भी बना सकते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र में इसका एक सस्ता सा डिज़ाइन भी उपलब्ध है जिसमें कि 1 मीटर की चौड़ाई और लंबाई आप 3 मीटर रखें या फिर 5 मीटर रखें, जैसी आपकी बीज का ज़रूरत है, बिचड़े की ज़रूरत है, उस हिसाब से पॉली टनल बनाएं और पॉली टनल में आप बिचड़े को लगाएं। इससे आपको एक बीमारी मुक्त, कीट मुक्त पौधे बिचड़े मिलेंगे और जिससे आपकी जो सब्जी की खेती होगी उसमें आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। किसान भाइयों, आशा करते हैं आप डॉक्टर किरण जी द्वारा दी गई जानकारी से लाभ प्राप्त करेंगे और धान की फसल के कटने के बाद अपने खेतों में कम समय में ज़्यादा उत्पादन अलग अलग फसलों का कर सकते हैं। डॉक्टर किरण जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। परतुदा इतना बढ़िया जानकारी मिल गिला और मैंने ये भी पता चल गिला कि धान कटल कर बाद खेत कर उपयोग कैसे करल जाए, का फसल लगाल जाए, जेकर से कि लगातार खेती बाड़ी चलते रहे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और तो जानकारी खन है, जानकारी तो है लेकिन समय बेरा तो परतुदा आप तो विधा लेवे खोवी, लेकिन जाते जाते हमरे कर किसान मन के एगो बात कहे चाहिला कि रौरे मने जाड़ मौसम में अपन ख्याल जरूर रखब। तो चलू अब जाते जाते हमरे कर पता के भी नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो बस यह तरह हमरे कर कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। तो अगले अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर से हाजिर हो। तब तक ले हमरे के यहीं पर देव इजाजत। जोहार।